नमस्कार दोस्तों, जेके पुलिस कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज का नाम होने वाला है जुनून वर्दी का। इस सीरीज में मैं आप सभी को जितने भी जेके पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं वह सभी आपको करवाने की कोशिश करूंगा और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। आज हम इस सीरीज में लगभग 36 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर हम आगे बढ़ते बढ़ते इस सीरीज में 100 तक क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग में हम 50 क्वेश्चन डेली किया करेंगे। जैसे ही एक दो हफ्ता निकल जाता है तो फिर हम इस सीरीज में 70 टू 80 देन फिर आगे 100 तक क्वेश्चन डेली रिवाइज किया करेंगे। आज हमारे पीवाईक्यू सीरीज की पहली क्लास है। ये क्लास मैंने तभी छोटी रखी है क्योंकि आज हम सिर्फ इसमें 36 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आपके जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक आपको यहाँ पर कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पीवाईक्यू सीरीज जुनून वर्दी का। देखिए, ये हमारे उस चैनल का लोगो मैंने आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूं। आप देख सकते हो, सिलेक्शन इज अर्नड थ्रू हार्ड वर्क नॉट लक। सिलेक्शन हमेशा मेहनत से होता है, किस्मत से नहीं होता है। ठीक है, चलिए पेन ले लेते हैं, देन शुरू करते हैं। 8 फरवरी 2026 आज और जेके पुलिस कांस्टेबल के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, देन अदर भी किसी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पर जेके पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो आ रहा है, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, कह रहा है भारत गणराज्य कब बना। भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। देखिए, इस सीरीज में ना आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, विद आंसर देखने को मिलेगा, देन एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। बिल्कुल डीपली मैं समझाने की कोशिश करूंगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी को इस तरह से समझ आएगा कि आपको पेपर में उसी टाइम याद आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा इंडिया कब रिपब्लिक हुआ था, तो इंडिया बिकम रिपब्लिक, भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का जो संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन भारत एक रिपब्लिक गणराज्य बना था। कह रहा है इस दिन भारत रिपब्लिक बना था। क्या बना था? रिपब्लिक बना था। इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए कितना मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। कह रहा है पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था। तो याद रखिए, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था उरुग्वे ने जीता था। किसने जीता था? ये सामने मैंने आंसर लिखा हुआ, उरुग्वे ने जीता था। उरुग्वे कंट्री है, उसने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में आयोजित हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1930 में हुआ था और उरुग्वे एक कंट्री है, उन्होंने इसको जीता था। अब आगे बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के, रिपब्लिक इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और उन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। उन्होंने भारतीय रियासतें जैसे कि प्रिंसली स्टेट के एकीकरण को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर। ह्यूमन कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, या सॉरी, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है शकुंतला देवी जी को। किसको? शकुंतला देवी जी को। अब आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शकुंतला देवी जी अपने अद्भुत मानसिक गणना क्षमता के कारण ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ इंडिया में वह कौन सा था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिए बंगाल गजटे था। क्या था? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजटे 1980 में आया था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था। हु हैज रिटन द बुक। कह रहा है ये पुस्तक जगमोहन द्वारा लिखी गई थी। हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन
टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किनके द्वारा लिखी गई थी? जैसे मैंने पहले ही इसका आंसर आपको बता दिया कि ये पुस्तक जगमोहन द्वारा लिखी गई थी। वह जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे हैं और ये पुस्तक कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछ सकता है 2026 में। क्वेश्चन देख लो ना आप, जेके पुलिस का ही है क्वेश्चन, देख लो आप कि जेके जम्मू कश्मीर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में ही बताया हुआ है। बोल रहा है हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बुक लिखी गई थी जगमोहन द्वारा लिखी गई थी। वह कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे हैं और ये पुस्तक कश्मीर के राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। Which city is known as इलेक्ट्रिकल सिटी इन इंडिया? कह रहा है भारत का इलेक्ट्रिकल सिटी किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलोर। बेंगलोर भारत का प्रसिद्ध आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हब है। बेंगलोर क्या है? इंडिया का प्रमुख आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक हब है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम करेक्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो गूगल कर लो, हर एक क्वेश्चन एक्यूरेट है, इतनी सी माइनर सी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती थी? बोडो लैंग्वेज जो है ये इंडिया के किस राज्य में बोली जाती है? अभी भी बोलते हैं वहां पर लोग, तो याद रखना असम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा असम। अब देख लेते हैं, बोडो भाषा मुख्य रूप से असम राज्य में बोली जाती है। एक असम राज्य है, वहां पर बोडो लैंग्वेज बोली जाती है और ये असम की एक मान्यता प्राप्त शेड्यूल भाषा है। क्या है? असम की एक मान्यता प्राप्त शेड्यूल भाषा है, ठीक है। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो याद रखिए कवराती। कवराती है, क्या है? कवरती है। कवरती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएन बॉडी? कह रहा है यूएन बॉडी का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सदस्य देश के बीच कानूनी विवाद सुलझाता है? कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ यूनियन बॉडी दैट सेटल लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट? कह रहा है संयुक्त राष्ट्र, मतलब कि यूएन बॉडी, ठीक है, का संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सदस्य देशों के बीच कानूनी विवाद सुलझाता है? तो याद रखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन सुलझाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक संस्था है जो देश के बीच कानूनी विवाद को निपटारा कराती है, ठीक है। इनका काम है कि जो अगर दो कंट्रियों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसको सुलझा देगा कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यही इस क्वेश्चन में कहा था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्स? कौन सी ऐसी कंट्री है जो सार्स का हिस्सा नहीं है? तो म्यांमार सार्स का हिस्सा नहीं है। अब आगे देख लेते हैं म्यांमार, ठीक है। म्यांमार सार्स का सदस्य नहीं है। सार्स के सदस्य देश है इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है। याद रखना सार्स के कौन कौन से देश, सार्स का सदस्य कौन कौन सा देश है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। आईपीएनबी, आईपीएनबी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। आईपीएनबी याद करो, बीएसएमए, बीएसएमए, आईपीएनबी, बीएसएमए। एक छोटी सी ट्रिक बना लो, इस तरह से इसको याद कर लो। दोबारा मेरे साथ बोलो, आईपीएनबी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आईपीएनबी, बीएसएमए मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। अब देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए जो ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन? कह रहा है विटामिन बी जो है उसके अंदर विटामिन बी में कितने विटामिन कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो याद रखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन होते हैं। कितने? 8 विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 देन B12। दोबारा में से 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। विटामिन दोबारा मैं पढ़ता हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से? B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12। हु वाज द फर्स्ट इंडिया टू रिसीव द नोबेल प्राइज? भारत के पहले कौन कौन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। वह पहले भारतीय नोबेल लिटरेचर थे, भारत के पहले भारतीय नोबेल लिटरेचर थे। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? कह रहे हैं इंडियन सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? इंडियन सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दादा भाई फाल्के को। दादा भाई फाल्के जी को इंडियन सिनेमा के फादर कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, दादा भाई फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी। कह रहा है दादा भाई फाल्के ने पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी, ठीक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो याद रखिए मी एंड माई हॉकी। इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम, कह रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है मी एंड माई हॉकी। मैं और मेरी हॉकी इनका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इनकी मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी है मी एंड माई हॉकी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है? पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है? बताइए, पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है? लैंड की होती है? लैंड की नहीं होती है। मिनरल्स की नहीं होती है। सॉइल की नहीं होती है। रॉक की होती है। मानना पड़ेगा कि पेट्रोलॉजी चट्टानों की स्टडी होती है। भूवि विज्ञान की वह शाखा है जो चट्टानों का अध्ययन करती है। भूवि विज्ञान बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? भूवि विज्ञान बोलते हैं। आगे चलते हैं। द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कह रहा है भारत के भीतर स्वतंत्र रूप में स्थानांतरित होने के अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी आप आर्टिकल 19 मत करके आना। अगर आर्टिकल 19 भी देता है और अगर आर्टिकल 19 भी देता है, ठीक है, और आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 19 1D भी देता है तो कोशिश करना ये मानना, ठीक है। ये आर्टिकल 19 का पहला पार्ट है, ये आर्टिकल 19 का पहला पार्ट, ठीक है। आर्टिकल 19 का पहला पार्ट में डी, आर्टिकल 19 के पहले पार्ट में डी आपको याद रखना है कि भारत के भीतर संविधान रूप में स्थानांतरित होने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से तहत होता है? तो याद रखिए आर्टिकल 19 के फर्स्ट डी में, आर्टिकल 19 के फर्स्ट डी में, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1D सभी नागरिकों को भारत के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किसी भी राज्य या क्षेत्र में जा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। आप अगर नॉर्थ के हो तो आप साउथ में जाके घूम सकते हो। अगर आपको मन कर रहा है मैं नॉर्थ के हो, आपका मन कर रहा है मैं साउथ में जाऊँ, तो आप साउथ भी जाके घूम सकते हो। किसी भी स्टेट में 28 स्टेट्स है, आप 28 स्टेट्स में जा सकते हो। कुछ यूनियन टेरिटरीज आप उनके अंदर जा सकते हो। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ये हमें आर्टिकल 19 बताता है, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, कह रहा है भारतीय संविधान में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कह रहे हैं फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट। वही बता रहा हूं मैं आपको, स्वतंत्रता भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिए सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अब सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने 1947 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पद संभाला था। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जुंटा क्या है? व्हाट इज जुंटा? जुंटा क्या है इसको समझते हैं। जुंटा क्या है? जुंटा एक सैन्य समूह होता है। क्या होता है? एक मिलिट्री ग्रुप होता है। जुंटा क्या होता है? एक मिलिट्री ग्रुप होता है जो सरकार पर कब्जा करता है और प्रशासन का नियंत्रण लेता है। आमतौर पर ये तानाशाही या सैन्य शासन की शुरुआत करता है, ठीक है। मिलिट्री ग्रुप है दैट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जुंटा क्या है? तो जुंटा एक मिलिट्री ग्रुप है जो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन रह गया पीछे।
गिपमोची, गिप कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा, नहीं हो गया। गिपमोची माउंटेन्स लाई बिटवीन चाइना भूटान एंड इंडिया स्टेट ऑफ, कह रहा है गिपमोची पर्वत चीन भूटान और भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है। गिपमोची मेरे ख्याल से ये सिक्किम में तो नहीं है। हाँ, सिक्किम, मेरे को याद आ गया, मैंने इसकी ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। हाँ, गिपमोची माउंटेन्स चाइना भूटान एंड इंडिया स्टेट ऑफ, गिपमोची पर्वत चाइना भूटान और भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है, तो याद रखिए ये सिक्किम के बीच में स्थित है। ठीक है, गिपमोची पर्वत सिक्किम राज्य भूटान और चीन के बीच में स्थित है। ये क्षेत्र भूमि राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये क्षेत्र जो है भूमि राजनीतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर, कह रहा है दो नदियां हैं उनके बीच में जो उपजाऊ भूमि है उसे क्या कहते हैं। दो नदियां हैं उनके बीच में जो उपजाऊ भूमि है उसे क्या कहा जाता है, उसे दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र उत्तर भारत में प्रसिद्ध दोआब बनाता है। देखिए, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, दो नदियां हैं उनके बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप सभी को देता हूँ, जैसे गंगा एंड यमुना है, गंगा एंड यमुना, जो यमुना है वो गंगा की क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, यमुना है। ठीक है, गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है ना, उसके बीच में बीच का जो एरिया है वहां पर आप सभी को पता उत्तर भारत में प्रसिद्ध दुआब बनता है, उत्तर भारत में प्रसिद्ध दुआब बनता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। Which of the following river are allocated to India for exclusive use under the Indus Water Treaty, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां सिंधु जल संधि के तहत भारत के विशेष उपयोग के लिए आवंटित की गई है। ठीक है, फॉलोइंग रिवर आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित नदियों में से, जो यहाँ पर नदियां दी हुई है उनमें से कौन सी नदियां हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत के विशेष उपयोग, जो इंडिया का पानी जहाँ विशेष उपयोग होगा, के आवंटित की गई है। देखिए, रावी सतलुज एंड ब्यास, रावी सतलुज एंड ब्यास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सिंधु जल संधि मतलब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और बन गया, देख लो कितने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन नहीं है, कई कई लोगों से आपने पढ़ा होगा, वो क्या करते हैं ना एक्सप्लेनेशन लाएंगे ना ही कुछ लाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन होंगे देन नीचे आंसर होगा, एक क्वेश्चन कराएंगे चलो जी हो गया। नहीं, अगर मैंने क्वेश्चन लाए हैं तो मैंने बीच में एक्सप्लेनेशन भी लाई है, और एक्सप्लेनेशन में भी 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से ही एक क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, सिंधु जल संधि 1960, आपको अगर कभी पूछता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, तो याद रखिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। 1960 के अनुसार भारत को रावी सतलुज और ब्यास नदियों का विशेष उपयोग करने का अधिकार है, कह रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या बोल रही है, इंडस वाटर ट्रीटी बोल रही है कि रावी सतलुज और ब्यास नदियां जो है उसका पानी इंडिया यूज करेगा, जबकि चिनाब झेलम और सिंध पाकिस्तान को मिलेगा। देखिए, मैं दोबारा समझाता हूं इसको। रावी सतलुज और ब्यास का 80% पानी इंडिया यूज करेगा, ठीक है, और 20% पानी पाकिस्तान। देन उसके बाद जो चिनाब झेलम एंड सिंधु है, इसका जो पानी है 80% ये पाकिस्तान को जाएगा, 20% हमारे पास रहेगा, इंडिया के पास रहेगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी थी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ लगा होगा। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज, कह रहा है रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन किन दो संस्थाओं के बीच में संयुक्त उद्गम है। ठीक है, तो याद रखिए NHPC कहा गया, NHPC एंड JKSPDC के बीच में संयुक्त है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है, NHPC एंड JKSPDC, और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर, इसे क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का संयुक्त उद्गम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था डैम्स पे। जब मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर डैम की क्लास दूंगा ना, तो मैं इसमें आपको सारा कवर करवा दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये हो गया ना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए।
India has become the fourth India city to be recognized as a World Craft City by the World Craft Council. Jaipur, Malampur, and Hyderabad are the other cities have previously been recognized as World Craft City. बताइए क्या सही है इसमें से? देखिए, श्रीनगर चौथा भारतीय शहर बन गया है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट का काउंसिल WCC द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें पहला जयपुर, मलपुर और हैदराबाद को मान्यता मिली है। ठीक है, बोथ 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ 1 भी सही है, बोथ 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों सही है। 1 एंड सेकंड सही है, 1 एंड सेकंड सही है। Arrange the event of the in chronological order. Arrange the following event in the chronological order. देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं में से को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019, सादरी ए रियासत रीडेसिग्नेट एज अ गवर्नर, कंस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट, आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसको समझते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो है वो 3, 2, 4 एंड फर्स्ट, 3rd, 2nd, 4th एंड फर्स्ट। देखते हैं यहाँ पर संविधान का अपनाया गया, संविधान को अपनाया गया, 3rd इसका राइट हो जाएगा। संविधान को अपनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अडॉप्ट, J&K ने संविधान को अपनाया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। पहला तो सही हो जाएगा कि हाँ जम्मू कश्मीर ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, संविधान को अपनाया गया। ठीक है, सदरी रियासत को राज्यपाल के रूप में पुण्य नामित किया गया, ये भी सही है। अनुच्छेद 376 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला, ये भी सही है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लागू हुआ, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर सारे सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए करते हैं। श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्दर्न इंडिया। कह रहा है श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर में से एक है और